In previous class, we have discussed about types of solids. There are four types of solids we have discussed. One is metallic solid, second, ionic solids, third, molecular solids, and fourth, covalent solids. So today we'll discuss about a second classification of solids, that is based on arrangement of atoms. This is one of the most important classification of the solids. तो इस बेस पे एटम्स अरेंजमेंट्स का बेस पे सॉलिड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया. तो वन इज क्रिस्टलिन सॉलिड्स एंड सेकंड जो है अमार्फस सॉलिड. So amorphous solids को we can give another name, supercooled liquids. Supercooled liquids. So we'll see what is the difference between these two. One is crystalline solids and amorphous solids के बीच में डिफरेंस क्या है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो सबसे पहले जो पॉइंट जो होगा, क्रिस्टलिन सॉलिड्स का मतलब एटम्स जो है, एटम्स आर आयंस, एदर एटम्स या नहीं तो आयंस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज. रिमेंबर यहाँ पे दो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया. वन इज क्या है, ऑर्डर पर रहेगा एटम्स का पोजीशन अरेंजमेंट, एंड उनका जो ऑर्डर जो रहेगा क्या होगा, वो लॉन्ग रेंज तक चलेगी. जैसा कि सो ये जो सीक्वेंस जो है यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ नीचे, ये जो सीक्वेंस जो है ये वो कंटिन्यूसली लॉन्ग रेंज तक ऐसे चलता रहेगा. कहीं पर भी ये सीक्वेंस जो है डिस्टर्ब नहीं होगा. यही सीक्वेंस जो है वो लॉन्ग रेंज तक वो चलते रहेगा. सो वेर एज इन अमorphous, atoms are arranged in order up to short range. सो यहाँ पर भी एटम्स जो है ऑर्डर पर ही रहेगा, ऑर्डर पर ही अरेंजमेंट होगा, पर इनका जो अरेंजमेंट इन ऑर्डर जो है वो क्या है, वो कुछ देर तक रहेगा, शॉर्ट रेंज तक रहेगा, फिर इसके बाद डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद अगेन वो अरेंजमेंट होते रहेगा. जैसा कि ये है, पहले जो क्या हुआ, ये एक ऑर्डर पर तो है, बीच में क्या हो गई, थोड़ा से डिस्टर्ब्ड हो गई, फिर इसके बाद अगेन क्या हो गई, यहाँ पे दोबारा क्या हो गई, अरेंजमेंट इन ऑर्डर पर हो गई. तो यहाँ पे अगर हम बातें करें, सो यहाँ पे ऑर्डर है, अगेन यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डर आ गई, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर आ गई, इस तरफ का वो अरेंजमेंट होंगे यहाँ पे. तो एटम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू शॉर्ट रेंज. कुछ समय तक क्या होगा, ऑर्डर पर रहेगा, फिर इसके बाद वो ऑर्डर डिस्टर्ब्ड हो जाता है. कई बुक्स में ये लिखा गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब एटम्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न, एंड अमorphous सॉलिड्स में एटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न. ऐसा भी लिख सकते हैं, पर वो एक्चुअल में ये होता है. तो सेकंड डिफरेंस अगर हम बातें करें, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होगा फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट्स जो होंगे, अमorphous जो बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे, वो क्या होता है, वो फिक्स होता है. जैसा कि एग्जांपल इसके इधर हम बातें करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल जो है गोल्ड है. तो गोल्ड जो है इधर हम बातें करें, आफ्टर माइनिंग, जब हम लोग गोल्ड को माइन करने के बाद, इवन कोई भी कंट्री हो सकती है, तो उसमें जब प्योर गोल्ड को पाया जाते हैं, आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्योर गोल्ड, उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता ही है, चाहे वो इंडिया हो जाए या नहीं तो दूसरा कंट्री हो, कहीं पर भी हो, उसका जो शेप जो होगा वो फिक्स होती है. तो वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है, कहीं पर भी क्या होगा, वो
सिमिलर रह जाते हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो वो चेंज नहीं होता है। पर वेर एज इन अमॉर्फस सॉलिड्स में अगर हम बातें करें तो इनका अंदर जब बात करते हैं हम लोग, वेरिएबल होती है, वेरिएबल वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो इसका जो अमॉर्फस सॉलिड्स का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, वो क्या है, ग्लास है। तो ग्लास से अगर हम बातें करें तो ग्लास जो है कई तरह का होता है। तो ग्लास को बनाने का जो प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है, पहले ग्लास को मेल्ट किया जाता है, पहले लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। एक बार मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको सडन कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग करते वक्त जो है एटम्स जो है दोबारा वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट पर अरेंजमेंट नहीं हो पाते हैं, दोबारा वो वापस ऐसा आना एक डेफिनेट पैटर्न पे अरेंजमेंट नहीं होगा, वो इनडेफिनेट पैटर्न पे आ जाता है। तो डिपेंड करेगा कूलिंग के ऊपर, ग्लास का क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द कूलिंग। आप जैसा कूल करोगे वैसे आपका ग्लास का एक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इसलिए ग्लास का इधर मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बातें करें तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट जो है पाए जाते हैं। डिफरेंट ग्लासेस होता है, तो डिफरेंट ग्लासेस होने के कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, अलग हो जाते हैं। पर यहाँ पे अगर हम बातें करें क्रिस्टल सॉलिड्स में बात करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, फिक्स होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होती है। यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो वेरिएबल हो जाता है। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस की अगर हम बातें करें, थर्ड डिफरेंस, तो एनिसोट्रोपिक इन नेचर, क्रिस्टल सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। तो व्हाट इज एनिसोट्रोपिक? जब एनिसोट्रोपिक का मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जो डायरेक्शन बदल दो, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाते हैं। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसा वाला प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं हम लोग एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए, जैसे क्रिस्टलिन सॉलिड का हम लोग ऐसे इस तरफ का एक अरेंजमेंट है, तो ऐसा एक अरेंजमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बातें करें, जो दो एटम्स के बीच में जो गैप जो है ये बहुत कम है। यहाँ पे देखेंगे तो दो एटम्स के बीच में जो है लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो व्हेन यू टॉक द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इधर इस डायरेक्शन पे जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगा, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। इस डायरेक्शन पे अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, वो लो हो जाता है, क्योंकि ये लेंथ बढ़ गई, एटम्स के बीच में गैप लेंथ बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करने का जो नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाते हैं। इसलिए इस डायरेक्शन पे जाएंगे तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, इस डायरेक्शन पर जाएंगे तो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं हम लोग एनिसोट्रोपिक कैरेक्टर कहते हैं, एनिसोट्रोपिक नेचर। तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स का डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो है डिफरेंट डायरेक्शंस पर डिफरेंट रहेगा। जैसे आपका डायमंड की हम बातें करते हैं, तो एक डायरेक्शन पे जो लाइट को जब फॉल करेंगे तो वहाँ पे शाइनिंग नेचर, दूसरा डायरेक्शन पे जो शाइनिंग नेचर क्या होगा, वो हल्का सा बदल जाता है। दिस इज द वन मोर एग्जांपल फॉर एनिसोट्रोपिक कैरेक्टर के लिए। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट अमॉर्फस, तो अमॉर्फस के लिए अगर हम बातें करते हैं, ये आइसोमॉर्फस होता है, आइसोमॉर्फस। ओके, सो जो आइसोमॉर्फस का मतलब, सो दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द एनिसोट्रोपिक। सो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। कहीं पर भी जाओ क्या होंगे, इनका अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। सपोज मान लीजिए जैसे आपका एटम्स डिसऑर्डर है, चाहे आप इधर से भी जाओ चाहे इधर से भी जाओ, जो प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगा, तो उसे कहते हम लोग आइसोमॉर्फस कैरेक्टर्स।
Anisotropic characters, different physical properties in different directions. Isomorphous characters का मतलब similar properties, similar physical properties in all directions. एंड फोर्थ डिफरेंस जो है, क्रिस्टलिन सॉलिड्स को हम जनरली कहते हैं हम लोग रियल सॉलिड्स कहते हैं, वी कॉल देम रियल सॉलिड्स। इनको हम लोग रियल सॉलिड्स बुलाते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअल में सॉलिड्स पाए जाते हैं। एंड एमार्फस सॉलिड्स को हम कहते हैं हम लोग सूडो सॉलिड्स कहते हैं, सूडो सॉलिड्स। एक्चुअल ये जो है सॉलिड्स तो हैं पर रियल सॉलिड्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बातें करें, कई जो विंडोज़ का जो ग्लासेस होता है, उस ग्लासेस को इधर हम बातें करेंगे तो क्या होता है, जो कुछ समय के बाद, कई सालों के बाद जब हम लोग बात करते हैं, ऊपर जो है वो क्या होगा आपका थिन हो जाते हैं, जब नीचे जब जाएंगे तो क्या होगा वो थिकनेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो हैं, ये ग्लास का पार्टिकल्स होगा तो ग्लास का पार्टिकल्स जो है क्या हो जाएगा, ये स्लोली स्लोली क्या करते रहते हैं, वो नीचे की तरफ फ्लो करते रहेंगे। इसलिए बहुत साल के बाद जब हम ग्लास को नोटिस करें तो ग्लास का जो ऊपर जो है टॉप साइड जो है वो नैरो मतलब थिन होती है, बॉटम साइड थिक इसलिए होता है क्योंकि सारे आइटम्स एक्यूमुलेट हो जाता है नीचे आके। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सूडो सॉलिड्स कहते हैं, दे आर नॉट रियल सॉलिड्स, वो क्या हैं, सूडो सॉलिड्स कहते हैं। तो दिस इज द difference between crystalline solids and amorphous solids. So one is atoms are arranged in order up to long range and atoms are arranged in order up to short range. Fixed melting point and boiling point होगा, variable melting point and boiling point होगा, anisotropic in nature होता है, isomorphic in nature होगा। anisotropic का मतलब क्या है, different physical properties in different directions। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। ये रियल सॉलिड्स माना जाते हैं, ये सूडो सॉलिड्स माना जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। जब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन का जब हम बातें करें, इस सॉलिड स्टेट में कुछ डेफिनेशंस को आपको समझना होगा। तो वन इज सम डेफिनेशंस। तो पहले हम बात करते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है लैटिस पॉइंट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। कई बार हम लोग ये जो शब्द जो है, जो अभी मैं डेफिनेशंस में बता रहा हूँ, वो सारा शब्द को हम लोग यूज़ करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट का मतलब इधर हम बात करते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन स्पेस। Atoms are represented by points or dot in space is called lattice point. So in solid state में अगर हम बात करते हैं हम लोग, तो सॉलिड स्टेट में जब हम लोग स्ट्रक्चर्स जब बनाते हैं तो एटम्स को या नहीं तो आयन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, या नहीं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट्स में से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी पॉइंट्स को हम कहते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। जैसे सोडियम का मेटल का हम बात करते हैं हम लोग Na+, फिर बीच में इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद Na+, फिर बीच में इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद Na+, ऐसा रहेगा। हाँ, सो इसको इस तरफ का रहते हैं सोडियम मेटल का अंदर। तो इनको हम कैसे दिखाते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट में, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डॉट्स में, यानी तो पॉइंट्स पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ईच पॉइंट जो है इसे हम क्या कहते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। इसी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट का मतलब क्या है, एटम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट्स पे रिप्रेजेंट किया है। इस पॉइंट्स को ही क्या कहते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। तो सेकंड जो है इधर हम बात करें स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, तो स्पेस लैटिस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स को,
arrangement of lattice points in space। तो इसमें क्या किया जाते हैं, लैटिस पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं हम लोग, स्पेस लैटिस, या नहीं तो इसको ये कह सकते हैं हम लोग। तो सारा जो लैटिस पॉइंट्स को हम लोग स्पेस में इस तरफ का इधर हम लोग अरेंजमेंट कर दें, इस पूरा अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं हम लोग, तो स्पेस लैटिस कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स को स्पेस लैटिस कहते हैं। इस स्पेस लैटिस में एक पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो सारा लैटिस पॉइंट्स को इस तरफ से जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं हम लोग, स्पेस लैटिस कहते हैं। तो इसके बाद तीसरा जो डेफिनेशन जो है दैट इज़ यूनिट सेल। इम्पॉर्टेंट वन है ये हमारे लिए, जो बेसिक हो जाता है ये यूनिट सेल। जब यूनिट सेल का जब हम बातें करते हैं हम लोग, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ lattice points which is repeated throughout the crystal। तो इसमें क्या किया जाते हैं, यूनिट सेल का मतलब क्या होगा, कुछ लैटिस पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद क्या होगा, वो रिपीटेड यूनिट बन जाते हैं। हमारे लिए क्या होगा, वो रिपीट हो जाता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। जैसा कि मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे जो स्पेस लैटिस को इस तरफ का बना दिया गया। तो स्पेस लैटिस में क्या होता है, सारा जो है लैटिस पॉइंट्स को क्या किया है, इस तरफ का हम लोग अरेंजमेंट किया गया है। तो आफ्टर दैट इसमें क्या करेंगे, कंबाइनिंग करना है। लैटिस पॉइंट्स को क्या करना हम लोग, कंबाइन करना है। जैसे मैंने क्या किया, इस 4 लैटिस पॉइंट्स को क्या किया, कंबाइन किया है। तो इस 4 लैटिस पॉइंट्स को कंबाइन करने के बाद क्या आया, एक जो है यूनिट सेल बन जाते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स, रिमेंबर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस लैटिस, ओके, इन स्पेस lattice, combination of lattice points in space lattice and which is repeated throughout the crystal is called unit cell। यहाँ पे अगर मैं 4 लैटिस पॉइंट्स को मिला देंगे तो दिखाएं, आई गॉट सेम स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर मैं 4 पॉइंट्स को मिला दिया तो अगेन आई गॉट सिमिलर स्ट्रक्चर, ये रिपीट होंगे। इसको हम कहते हैं हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस लैटिस थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो जिसको हम क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोल दें, यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स का देखेंगे। इस टाइप्स में इधर हम बातें करें, जो पहले जो टाइप जो होगा वो है वन डायमेंशनल यूनिट सेल। वन डायमेंशनल यूनिट सेल, यानी तो इसको हम कहते हैं हम लोग 1D यूनिट सेल भी कह सकते हैं हम लोग, 1D यूनिट सेल। तो 1D यूनिट सेल में एटम्स जो हैं ये एक ही लेयर पे पाया जाता है, जैसा एक लेयर पे अरेंजमेंट होंगे। इसमें क्या होगा, ओनली वन पैरामीटर, इस दो एटम्स के बीच में जो है जो लेंथ जो होगा इसको हम लोग ये मानते हैं हम लोग। तो ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायरमेंट टू डिफाइन, तो उसको कहते हैं हम लोग वन डायमेंशनल यूनिट सेल कहते हैं। ओनली वन पैरामीटर, only one parameter is required। एक पैरामीटर रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज क्या है, लेंथ। लेंथ का ही रिक्वायरमेंट होता है, उसको कहते हैं हम लोग वन डायमेंशनल यूनिट सेल भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हम लोग 2D यूनिट सेल। 2D यूनिट सेल, टू डायमेंशनल यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक लेयर बना दिया आपने, इस तरफ को बनाए, एक लेयर को बना दिया। फिर इसके बाद जो है
एक और लेयर जो है, एक और अरेंजमेंट जो है, एक और लेयर जो है इस तरफ का आपने बना दिया गया। तो 2D यूनिट सेल में क्या होगा, जैसा कि आप देख लीजिएगा, एक यूनिट सेल को बना दिया मैंने ऐसे 2D, ये 2D यूनिट सेल है। तो इसमें क्या होगा, दो पैरामीटर्स होंगे, वन इज ए, वन इज बी, दिस इज द हाइट, दिस इज द लेंथ, दिस इज द हाइट एंड लेंथ। हाइट इज ए एंड लेंथ इज बी, एंड इनके बीच में जो है एंगल जो रहेगा वो क्या होगा, आपका थीटा होगा, थीटा। तो इसको हम कहते हैं, हम लोग 2D यूनिट सेल कहते हैं। 2D यूनिट सेल में हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन इट, देयर आर 3 पैरामीटर्स होंगे। तो वन इज लेंथ होगा, वन इज ब्रेड्थ होगा, वन इज थीटा होगा। तो 3 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन। तो यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। दिस इज 2D यूनिट सेल। एंड 3D यूनिट सेल, इधर हम बात करते हैं हम लोग 3D यूनिट सेल। 3D यूनिट सेल में इधर हम बातें करें, टोटल 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। तो कैसे ये 6 पैरामीटर्स हम लोग एक बार देख लें। तो फर्स्ट जो है, ये कि एटम्स का अरेंजमेंट ये इस तरफ का कर दिया गया आपने, ओके। सेकंड जो है लेयर जो है, ये सेकंड लेयर है। एंड तीसरा लेयर जो है, हमने क्या किया, इस एटम्स के ऊपर, इस लेयर के ऊपर जो है एक और जो है एटम्स का अरेंजमेंट कर दिया गया। तो इसको जब हम लोग 3D स्ट्रक्चर को जब हम बातें करें, तो 3D स्ट्रक्चर जो है इस तरफ का बन जाता, ओके। सो ये है। तो इसमें इधर हम बातें करें, तो यहाँ पे देखना, ये हाइट एंड ये लेंथ, ये ब्रेड्थ। तो वन इज ए बी सी, और ए एंड बी के बीच में एंगल अल्फा, बी एंड सी के बीच में एंगल बीटा, एंड सी एंड ए के बीच में जो एंगल गामा। तो यहाँ पे इधर हम बातें करेंगे तो 6 पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट होंगे टू एक्सप्लेन 3D यूनिट सेल। तो वन इज लेंथ, breadth and height, and alpha, beta and gamma. Remember A, B and C, and alpha, beta and gamma. सो जब 6 पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट होगा तो उसको कहते हैं हम लोग 3D यूनिट सेल। ओनली 3 पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट होगा तो उसे हम कहते हैं 2D यूनिट सेल। एंड ओनली 1 पैरामीटर इज रिक्वायरमेंट होगा तो उसे कहते हैं हम लोग 2D यूनिट सेल्स कहते हैं। So in the next class we will discuss about types of 2D unit cells and types of 3D unit cells. Thank you.